दरिया हो या पहाड़ हो, दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक ना सांस टूटे, जिए जाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सत्य घटना पर आधारित एक संघर्षशील व्यक्ति की कहानी आप सभी के सामने साझा करने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने दोनों हाथ गंवाकर भी जीवन से हार नहीं मानी। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के नारायण यादव जी की है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं उन्हीं के शब्दों में। नारायण यादव जी बताते हैं, पापा का परिवार बहुत बड़ा था। वो 7 भाई बहन सभी एक साथ एक ही घर में रहते थे। उस समय मेरी उम्र तकरीबन 12 साल की रही होगी। घर में चाचा की बेटी की शादी थी। शादी ब्याह का माहौल था। घर के पास ही एक ट्यूबवेल था, जिससे खेत में पानी डालकर सिंचाई का काम होता था। मैं उस ट्यूबवेल से नहाने के लिए चला गया। पंप का तार टूटा हुआ था। मैं कुर्सी पर चढ़कर बिजली के तार को ठीक करने लगा। तभी मुझे तेज झटका लगा और मैं कुर्सी से नीचे धड़ाम से गिर गया। इसी बीच पेड़ से सटा 11,000 वोल्ट का तार भी टूटकर गिर गया। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा था। लोग बताते हैं कि मैं मरने जैसी स्थिति में पहुंच चुका था। पास के एक लड़के को जब पता चला कि मुझे करंट लग गया है, तो दौड़ता हुआ आया, लकड़ी से मारकर मुझे तार से छुड़ाया। दोस्तों, 45 साल के नारायण यादव अपनी कहानी सुना रहे हैं। कांधे के सहारे उन्होंने सफेद गमछा ओढ़ रखा है। उसे हटाते हुए दोनों हाथ निकालते हैं। दोनों हाथ सिर्फ कोहनी तक ही है। कोहनी भी इस तरह से सिकुड़ी हुई है जैसे उसे जला दिया हो। नारायण यादव उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षक हैं। वो अभी प्रतापगढ़ के प्रयास अक्षम विद्यालय में पढ़ाते हैं। नारायण शुरुआत में उन बच्चों को भी पढ़ाते थे जो देख नहीं सकते थे। नारायण गमछे को फिर से ओढ़ते हुए कहते हैं, लोगों को लगता होगा कि मैं कैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ, कैसे अपना सारा काम करता हूँ, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैं वो सारे काम करता हूँ जो आप करते होंगे। 2011 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लेखक की मुलाकात नारायण से दिल्ली के मूलचंद इलाके में होती है। दिल्ली के एक स्कूली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नारायण प्रयागराज से दिल्ली आए हुए हैं। नारायण कहते हैं, मैं आपको दिल्ली के इस स्कूल के एक क्लास में भी ले चलूंगा। आप खुद देखिएगा कि कैसे मैं इस स्थिति में भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। कार्यक्रम शुरू होने के कुछ देर बाद लेखक और नारायण एक क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। नारायण अपनी कहानी बता रहे हैं। वो कहते हैं, गरीब परिवार, पापा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोयला के खदान से कोयला निकालने का काम करते थे। खदान से कोयला निकालना जान हथेली पर रखकर काम करने के बराबर है। एक दिन गिन गिन कर गुजारना पड़ता था। कब मौत आ जाए किसी को कानो कान भी खबर नहीं होती। परिवार को पालने के लिए पापा अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। आखिर उनके पैसे पर ही हमारा खर्च टिका हुआ था। जब मुझे बिजली के झटके लगे तो पूरे घर में मातम पसर गया। शादी ब्याह का जो खुशनुमा माहौल था वो गम में बदल गया। सबसे पहले अपने शहर मऊ, फिर बनारस, छिंदवाड़ा, भोपाल, नागपुर, ऐसे करके 1 साल तक अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया। जब स्थिति विकट होती गई, मेरे दोनों हाथ ऐसे सूखते जा रहे थे जैसे किसी ने कच्ची सब्जी को धूप में सुखाने के लिए रख दिया हो। आखिर में डॉक्टर ने कहा कि मेरे दोनों हाथ काटने पड़ेंगे, नहीं तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा और बात जान पर आ जाएगी। लेखक उनसे कहते हैं, आपकी कोई पुरानी तस्वीर है? नारायण हंसने लगते हैं। कहते हैं, तस्वीर रहती तो जरूर दिखा था। 1990 के आसपास की बात है जब ये घटना घटी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि खाना पीना, रहना सहना ठीक हो जाए, यही बड़ी बात थी। खैर, अब मेरे माँ बाप घर वालों ने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि बिना हाथ पैर का कोई आदमी हो सकता है। उनका सोचना था कि दोनों हाथ ही नहीं होंगे तो कैसे कोई जी सकता है। वैसे भी गांव में जिनके बच्चे दिव्यांग होते थे वो उन्हें बाहर ही नहीं निकलने देते थे। मेरे बारे में भी तरह तरह की बातें होने लगीं। लोग यह तक कहते थे कि जब हाथ ही नहीं रहेंगे
तो ये जिंदा रहकर क्या करेगा। मम्मी पापा का भी सोचना था कि अपाहिज होने से अच्छा था कि यह मर जाता। मुझे यह सब बातें आज भी याद हैं। सोचता हूँ कि एक बच्चा जिसके हाथ कट गए हों, लोग परिवार वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेखक एकटक नारायण को सुनते जा रहे थे। वो अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ सालों तक तो स्कूल भी छूट गया, पढ़ना लिखना सब बंद। जब अपने साथ के बच्चों को स्कूल जाते देखता तो मैं माँ से कहता कि मुझे भी स्कूल जाना है। माँ और मैं दोनों रोने लगते। माँ की सोच भी अपनी जगह सही थी। उन्हें लगता था कि स्कूल में मैं अपना काम कैसे करूँगा। वो इससे भी डरती थी कि गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब मुझे लगा कि गांव में मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तब एक रोज दिल्ली के लिए अकेले निकल पड़ा। इसी दौरान मेरी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो हमारी तरह के दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहे थे। उस दिन लगा कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हम जैसे बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं। नहीं तो पहले ऐसा लगता था कि दुनिया दिव्यांगों के लिए नहीं है। एक व्यक्ति की मदद से स्पेशल स्कूल में पढ़ने लगा। सारा काम खुद से करता, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, लिखना पढ़ना, सब कुछ। सारे काम को सीखने में 1-2 साल का समय लगा। इसी दौरान एक ऐसी लत लगी जो आज तक है। लेखक नारायण की बातों को समझ नहीं पा रहे थे और आश्चर्य से दोहराते हैं, कैसी लत? पूछने पर वो कहते हैं, अब मेरे पास पैसे तो थे नहीं, घर वालों से मांग नहीं सकता था। जो पैसे उनके पास थे वो सब मेरे ही इलाज में खर्च हो गए। पैसे के अभाव में मैं एक वक्त ही खाना खाने लगा, इतना कि मैं रोज चाय भी नहीं पीता था। कोई मुझे चाय ऑफर करता, मैं मना कर देता था। मेरा मानना था कि यदि आज मैं किसी से चाय पीता हूँ तो कल को मुझे भी पिलानी पड़ेगी, नहीं तो वो उलाहना देगा। आप समझ सकते हैं कि 14 साल का लड़का 24 घंटे में एक बार खाता था, लेकिन आज मैं बड़े आनंद के साथ एक वक्त ही खाता हूँ। नारायण कुछ देर रुकने के बाद कहते हैं, एक वाकया याद आ गया है। जानते हैं, हाथ कटे होने के वजह से मुझे अपनी सगी बहन की शादी में भी नहीं ले जाया गया था। ऐसा क्यों? लेखक पूछते हैं। नारायण बताते हैं, उस वक्त मैं दिल्ली से इलाहाबाद बैचलर की स्टडी के लिए शिफ्ट हो गया था। सगी बहन की शादी थी। मुझे बोला गया था कि शादी है, घर आ जाना। मैं गया। सभी लोग तिलक में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन मैं किसी भी बहाने ना जाऊं, सभी लोग इसकी जुगत में थे। अंत में मुझे समझ में आ गया कि सारे लोग बहाना बना रहे हैं कि मैं किसी भी तरह से तिलक में ना जाऊं। माँ से जब पूछा तो माँ फवक फवक कर रोने लगी। कहने लगी, सभी को डर है कि तुम्हारे दोनों हाथ ना देखकर लड़के वाले रिश्ता करने से मना ना कर दें। मैं अवाक रह गया। उस दिन बहुत रोया। फिर माँ से कहा, जब नहीं ले जाना था तिलक में, शादी में तो बुलाया ही क्यों था? मैं बैग उठाकर उसी वक्त यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ा। लेखक ने पूछा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? नारायण के हाथ की उंगलियां भले ही ना हो, लेकिन वो ऐसे अपनी डिग्री गिना रहे हैं जैसे वो मुझे उंगली से गिनने के लिए कह रहे हो। वो कहते हैं, मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, बैचलर, मास्टर, डबल बीएड, एलएलबी सब मैंने किया है। मुझे लगा कि जब मेरे माँ बाप मुझे लेकर इतना सोच सकते हैं, मैं मर जाता वो उनके लिए बेहतर होता। तो फिर अपने दम पर कुछ करना है तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित होने वाले 16 स्पेशल स्कूल में से एक में मुझे बतौर शिक्षक नियुक्त किया गया। मैं सोशल एक्टिविटी में भी हिस्सा लेने लगा। पढ़ाने के साथ साथ दिव्यांग बच्चों के अधिकार के लिए भी काम करने लगा। लेखक ने उनसे पूछा, आपने शादी नहीं की ना? वो भी लव मैरिज। मैं दिव्यांग हूँ, लेकिन मेरी पत्नी नॉर्मल है। दरअसल 1999 से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। 2004 के आसपास हमने शादी कर ली। इसमें भी घर वालों को ऐतराज था। लोगों का कहना था, अरे दिव्यांग होकर दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी शादी कर रहा है। खुद कैसे खाता होगा पता नहीं, अब बीवी बच्चों को कैसे खिलाएगा पिलाएगा। आज पूरा हंसता खेलता परिवार है। मैं दिव्यांग बच्चों की शादी को लेकर
भी कार्यक्रम करवाता हूँ। दरअसल मैंने कई ऐसे मामले देखे हैं जिसमें यदि किसी घर में दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे बाहरी दुनिया दिखाई ही नहीं जाती। पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं। मुझे होटल के लिए निकलना है, शाम में भोपाल की ट्रेन है। वो चलते चलते एक वाकया बताते हैं। कहते हैं एक एडवोकेट के घर में दिव्यांग बच्चा पैदा हुआ था। कई सालों तक तो किसी को पता भी नहीं चला कि उसके घर में कोई बच्चा है। एक बार मुझे सूचना मिली कि उनके घर में एक बच्चा कैद है। जब मैं वहां गया तो जो उन्होंने बताया वो शॉकिंग था। एडवोकेट का कहना था, मैं एडवोकेट हूँ, इस तरह के बच्चे की वजह से मेरी छवि खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे कैद कर रखा था। अब आप समझ सकते हैं कि दिव्यांग को लेकर सोसाइटी में क्या सोच है। मैंने एक ऐसे ही बच्चे को गोद ले रखा है। तो दोस्तों, यह थी नारायण यादव जी की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल MPN को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।